नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आज आपके अपने YouTube चैनल पर हमारी क्लास 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेंगे, बैक्टीरियोफेज, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हम आज पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज एक अविकल्पी परजीवी, एक ऑर्बिटल होता है। एक वायरस होते हैं जो कि जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सामान्यतः हम इसे मृदा में पा सकते हैं, जल युक्त जो मल युक्त जो जल है उसमें पाए जाते हैं। फलों में भी देखने को मिलता है, दूध में भी व सब्जियों में। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज विशिष्ट जीवाणु भोजी है जो कि जंतुओं में व पक्षियों में भी मिलते हैं। ये मनुष्य की आंत में भी पाए जाते हैं, लार होता है उसमें पाया जाता है, थूक होता है उसमें भी पाया जाता है, रक्त होता है उसमें भी पाया जाता है। और फिर ये जीवाणु भोजी जो जीवाणुओं के अतिरिक्त इष्ट यानी कि इष्ट तथा नील हरित जो शैवाल होते हैं उनमें भी एक परजीवी के रूप में पाया जाता है, जिन्हें हम एक क्रम लेके चलें तो उन्हें हम जाइमोफेज व साइनोफेज कहते हैं। फिर इसमें आता है कि इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जीवाणु भोजी की जो ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें हम एक जीवाणुविक जो फिल्टर होता है उससे हम नहीं देख पाते या उसे पृथक नहीं कर सकते हैं। एक प्रारूपिक जो जीवाणु भोजी होता है यानी कि टेडपोल के समान होता है, उसमें पूंछ होती है, उसमें पहले सिर होता है, उसमें पूंछ में जो विभेदित होता है। जैसे ये देख लो, ये इसका सिर है और ये इसकी जो पूंछ है ये अलग अलग होती है, इसमें ये विभेदित हो जाए। फिर इसमें आता है कि अधिकांश जो जीवाणु भोजी हैं उनका सिर प्रिज्म के समान होता है। जो अधिकांश जो जीवाणु हैं उनका सिर जो है वो प्रिज्म के समान जो आकृति लिए रहता है वो प्रिज्म की आकृति के समान होता है। जो एक फिर आकृति का बना होता है उसमें एक आता है T1, T2 और T6 यानी कि इसमें, लेकिन जो T3 व T4 है ये षटकोणीय होते हैं। इनकी जो संरचना आती है वो षटकोणीय होती है। T3 और T4 की संरचना षटकोणीय होती है। कुछ में अत्यंत तंतुमय होते हैं, कुछ में ये तंतुमय होते हैं तथा इनकी जो ये सिर है वह पूंछ में विभेदित नहीं होती, यानी कि ये जो सिर है और पूंछ में विभेदित नहीं होते हैं। T2 जीवाणु भोजी का सिर, ये T2 की संरचना है। इसका जो सिर है उसकी लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 950 एंगस्ट्रॉम और 650 एंगस्ट्रॉम दोनों मिलकर इसकी संरचना का निर्माण करते हैं, इसकी सिर की निर्माण होता है। फिर सिर व पूंछ के बीच का जो भाग होता है, ये सिर है और ये पूंछ, इसके बीच का जो भाग है इसे हम कॉलर कहते हैं। पूंछ व सिर की लंबाई लगभग बराबर होती है। ये पूंछ है और ये सिर है। इसकी लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम और 950 एंगस्ट्रॉम यानी दोनों की लंबाई लगभग समान होती है। इसका व्यास होता है इसका जो टोटल व्यास होता है वो पूरा होता है 80 एंगस्ट्रॉम का तथा ये प्रोटीन की परत से ढका रहता है। पूंछ के पास एक षटकोणीय प्लेट होती है। जो ये पूंछ है उसके पास एक षटकोणीय प्लेट होती है, यानी जो आधार होता है उसका पूंछ का वो एक षटकोणीय प्लेट होती है। ये षटकोणीय प्लेट है का निर्माण करती है। फिर आता है इसमें पूंछ, जिसे हम जो षटकोणीय प्लेट का होती है जिसे हम पूंछ प्लेट भी कह सकते हैं। इसकी मोटाई होती है 200 एंगस्ट्रॉम। ये पूंछ है, ये षटकोणीय प्लेट है। इसके जो चारों तरफ ये जो पूंछ के समान जो सिरे बने हुए हैं उसकी लंबाई होती है 200 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की जो लंबाई होती है वो होती है 200 एंगस्ट्रॉम। इस प्लेट की निचली सतह पर 6 तंतु यानी जो पूंछ होते हैं उनको हम पूंछ तंतु कहते हैं, जो कि उनकी लंबाई होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक पूंछ के जो तंतु हैं उसकी लंबाई होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। पूंछ तंतु के 2 कार्य होते हैं, मतलब एक जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह पर चिपकाने में सहायता करता है
जो जीवाणुभोजी है उसके जो जीवाणुभोजी को जीवाणु की सतह पर चिपकने में सहायता करता है और तथा इनमें जो स्रावित एंजाइम है वो जीवाणु की भित्ति के लयन में सहायक होता है। फिर इसमें आता है कि जीवाणुभोजी का सिर, ये जीवाणुभोजी का जो सिर है वो न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है। इसकी जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है। इस कवच या आवरण का निर्माण करने वाले सभी प्रोटीन अणु एक समान होते हैं। इस जो पूंछ मतलब जो सिर का आवरण बनाता है, जो निर्माण करते हैं कवच का, उसमें सभी प्रोटीन एक अणु के समान होते हैं। यह जीवाणुभोजी का एक लाक्षणिक गुण है। सिर के केंद्रक में डीएनए का एक केंद्रिक कोड होता है। सिर में जो डीएनए का वो एक केंद्रिक कोड होता है जो प्रत्येक प्रोटीन के आवरणों से ढका रहता है, जो कि प्रोटीन के आवरणों से ढका रहता है। आंतरिक कवच का निर्माण करने वाली प्रोटीन उप इकाई यानी कैप्सोमियर्स, जो उप इकाई है वो होती है कैप्सोमियर यानी कहलाती है। कोलिफाज जो होता है बैक्टीरिया मतलब जो जीवाणु, उसकी जो साइन इंटू 174 आदि को छोड़कर इसमें डीएनए एक रज्जुकी यानी एसएसडीएनए होता है तथा अधिकांश जीवाणुभोजी में डीएनए द्विरज्जुकी होते हैं। डीएनए जीवाणुभोजी का आंतरिक पदार्थ है। डीएनए जीवाणुभोजी का आंतरिक पदार्थ है। डीएनए जो है वो जीवाणुभोजी का आंतरिक पदार्थ है। इसके मुख्य दो कार्य होते हैं, यानी जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके दो मुख्य कार्य होते हैं। इसमें जीवाणुभोजी के आनुवंशिक लक्षण को निहित होते हैं तथा यह संक्रमण का मुख्य वाहक होता है। ये जो संक्रमण होता है उसका एक मुख्य वाहक होता है। यह परपोषी कोशिकाओं को अधिक से अधिक विषाणु बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द वायरस से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु, जिन्हें हम जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता। फिर आता है इसमें एक और पॉइंट होता है कि आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है जो उत्परिवर्तन के समान परिवर्तित होती है, जिससे हम रासायनिक पदार्थ, विकिरण तथा ताप आदि के प्रति अनुक्रिया आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए व केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुणन आदि जैसे विषाणु के जैविक गुण होते हैं। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये बात सबसे बड़ी है कि विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये अमाप व आकार में भिन्नता दर्शाते हैं। ये आकार में भी भिन्न होते हैं, इनका अमाप भी भिन्न होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर आता है इसमें एक कि विषाणु के जनन में, जो विषाणु में जनन चक्र होता है वो लयकारी प्रकार का होता है। जो लयनकारी भी हो सकता है, वो लयकारी भी हो सकता है। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये विषाणु का संचरण कायिक प्रवर्धन मृदा स्पीज या बीजों का परागकणों में या हवा होती है, कीट तथा आदि जल द्वारा होता है। इनका जो संचरण कायिक प्रवर्धन होता है वो मृदा के द्वारा होता है, स्पीसीज के द्वारा होता है, बीजों के द्वारा होता है, हवा, कीट आदि मतलब जो भी होता है, हवा, कीट, जल द्वारा होता है। फिर इसमें एक पॉइंट है कि जीवाणुभोजी है जो बैक्टीरियोफेज है वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। उनका कोई अविकल्पी ऑर्बिटल होते हैं जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं ना संक्रमित करते हैं। ये सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमने पहले भी बताया कि ये मृदा में मलयुक्त जो जल होता है उसमें पाए जाते हैं, दूध, सब्जी आदियों में, मतलब जैसे भी कुछ ऐसी अपशिष्ट पदार्थ जिनमें हम ये देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक था जीवाणुभोजी। हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।